तो प्रधानमंत्री जी तो इसके पहले वाले चुनाव में भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ की बोली लगा रहे थे प्रदेश की, इस पूरे प्रदेश की। और इस बार भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लॉलीपॉप की तरह मतलब देने। प्रधानमंत्री जी चुनाव में तो अक्सर उनकी जुमलेबाजी ही चलती है। और साल में एक इन्वेस्टर नहीं आया इनके यहाँ, एक सुई की फैक्ट्री नहीं लग सकी। साइकिल फैक्ट्री के बारे में बात हो रही थी, साइकिल की फैक्ट्री नहीं लग सकी। तो आगे अब आप समझ ही सकते हैं कि अगले 5 महीना चुनाव में, 4 महीना चुनाव में रही, चुनाव में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद भी सोती रही अपना कुंभकर्णी नींद में। किसी को इससे तो मतलब नहीं है, उनको सत्ता से चिपके रहने से, अपनी सत्ता कैसे बने रहे, अपने मुख्यमंत्री वो कैसे बने रहे, इसकी उनको ज्यादा चिंता है। और अभी इसी को बचाने में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी है सब कागज पे ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल लोकसभा में बजट पास हुआ, एक ऐसा बजट कि सारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए और गांवों के लिए जो बजट आया है, बहुत सुंदर बजट है। ये आगे भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। देखिए, मैं उतनी बड़ी बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बात आप किसी सांसद या फिर विधायक से आप पूछते तो बेहतर होता। लेकिन स्वाभाविक है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे खास करके राजनेताओं और बहुत सारा वहाँ पे मतदाता को ये करने के लिए, वहाँ चुनाव है तो वहाँ के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था हुई है। क्योंकि यह स्टेट की सरकार का बजट पेश नहीं हुआ है, यह बजट देश की सरकार ने पेश की है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम बात करेंगे संसद में जो कल बजट पेश हुआ इस साल का, उसको लेकर। आपको बता दें कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। हालांकि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जो बजट पेश किया गया था वो पेपरलेस बजट था, यानी कि मेड इन इंडिया एक टैबलेट पे वो बजट को पेश किया गया था। सरकार का तर्क ये है कि इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम इस वीडियो में इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कि इस बजट को लेकर हमारे रोहतास जिला के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए सुनते हैं। कल केंद्र सरकार द्वारा जो नया बजट लाया गया, उस बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो पूरा विश्व कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था, उस लिहाजा से पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल लोकसभा में बजट पास हुआ, एक ऐसा बजट कि सारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए और गांवों के लिए, किसान के लिए भी और देश के जवान के भी लिए, अस्वस्थ जो शरीर स्वस्थ के भी लिए जो बजट आया है, आज तक पहली बार ये बजट आया है देश में। इसलिए सारे जनता जनार्दन इस बजट से बहुत खुश हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो बजट आया है बहुत सुंदर बजट है। ये आगे भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। आज केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा संसद में इस साल का बजट लाया गया था। इस बजट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट संसद में पेश हुआ है, यह देश के हर नागरिकों के देखते हुए बजट सराहनीय होगा। और निश्चित तौर पर सरकार का काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो बजट तो उसी आधार पर बना होगा। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए स्टार्टअप इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया होगा। इस बार के बजट में बिहार को कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली है, ना एजुकेशन के सेक्टर में, ना स्वास्थ्य के सेक्टर में, या फिर किसी भी सेक्टर में बिहार को कुछ खास नहीं मिला। क्या इसलिए कि बिहार में चुनाव खत्म हो चुका था,
नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार नहीं, पूरे देश के अंदर चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सैनिक, मैंने थोड़ा सा हेडलाइन खाली थोड़ा सा देखा था, चूँकि बैठक में जाना था हमें, तो मैं बजट सत्र को नहीं देख पाया है। तो लेकिन मैंने यह देखा कि कई सैनिक स्कूल खोलने के लिए, स्वास्थ्य का बेहतर मतलब ढांचा, आधारभूत संरचना बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया को फोकस दिया गया है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी पैकेज को मतलब दिया गया है। और बिहार को तो इस बजट से भी ज़्यादा हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार को बहुत से पुल निर्माण का काम हुआ, मेट्रो का काम हुआ, अभी मान लीजिए कि ये एम्स का भी काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हर वर्गों के लिए, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर सेक्टर के दिशा में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पेश हुआ होगा। और इस बार के बजट में आप ये सब जो भी बातें बताइए, तो मतलब आज बजट से पहले ही जो कार्य हो चुका है या होने वाला है, वो सारी चीजें थी। राज्य वाले बजट में देखा गया कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उन राज्यों को कुछ ज़्यादा ही दिया गया है, जैसे कि हाईवे दिया गया वेस्ट बंगाल वगैरह में, लेकिन बिहार में तो ऐसा कुछ आज नहीं मिला। नहीं, बिहार में तो बहुत कुछ मिला है। आप तो, आपसे कोई चीज़ छुपता नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र जो है वह तिरनेत नज़र है। तो निश्चित तौर पर जहाँ चुनाव होना, जहाँ तक बंगाल की बात है, तो बंगाल की जो सरकार है, हमारा आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, किसान सम्मान निधि जो योजना चलता है उसको ब्लॉक कर रखा है। तो वहाँ तो तालिबानी शासन है। अब तो गवर्नमेंट वहाँ बीजेपी की बनने जा रही है। इसके बाद हम आने से पहले कोई काम कहते हैं, और जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा जो कहा जाता है वो किया जाता है, जो आप भी जानते हैं और देश के हर जनता जानती है। तो क्या इस बार इसलिए वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है तो बीजेपी का लॉलीपॉप है क्या वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए? नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के नागरिकों की जो मौलिक अधिकार का हनन है, इस बार उनको और उनके मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, और देश की जितनी भी योजनाओं को वहाँ पर तालिबानी ममता की हुकूमत के द्वारा जन जन तक नहीं पहुंचाने का काम हो रहा है, वह नरेंद्र मोदी जी की आने वाली बंगाल में बनने वाली सरकार वह काम करेगी। और काम के पूर्व हम कुछ करते हैं जो झांसा नहीं, लल्लीपप किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोजपा के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं, और आज केंद्रीय के सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में एक बजट पेश किया गया इस साल का। इस बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बजट तो सो है, इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहा सकता, बहुत बुरा भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि बजट आम आदमी तक पहुँचे, आम लोगों को उससे फ़ायदा हो, उस बजट को हम अच्छा मानते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, इसमें कुछ एक आध दो है जो स्लैब है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स फ्री कर दिया गया, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना है, मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन अब देखें कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पहले ही कर दिया था कि कोरोना काल में ही बहुत सारे हमने पैकेज दिया, तो यह पैकेज कुछ खास नहीं होगा। तो कोरोना को लेकर के अगर देखा जाए तो यह जो बजट है ठीक ठाक है। और एक बात आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डीजल और पेट्रोल पे जो दाम बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ा है तो इस पे विचार करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि उसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है। चाहे वो डीजल जैसे आप कृषि को देख लें, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और सिंचाई के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम डीजल का जो भाव जो है, उसका जो कीमत है, उसमें ज़रूर कमी आनी चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और पेट्रोल भी देखिए, आम लोग जो आजकल व्हीकल से घूमते हैं, तो साधारण लोग भी आजकल व्हीकल उपयोग में रखते हैं, तो उसका असर आम आदमी पे ही पड़ेगा। कम से कम डीजल पेट्रोल पे दाम कम होना चाहिए था, जो नहीं है। और मिला जुला के ठीक ठाक बजट है। और इस बार के देखा जाए बजट में, तो बिहार हमारे स्टेट के लिए मतलब इस बार चुनाव भी खत्म हो गया, तो शायद इसलिए इस बार के बजट में न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास देखने को मिला। चुनाव के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने ऐसा वादा किया था कि बिहार में इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो रोहतास जिला के डालमिया नगर का भी अब इंडस्ट्री बंद पड़ा है। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट में इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ सरकार की घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं तो इस बार पहली बार चिनारी विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। मैंने चुनाव के दरमियान भी बहुत सारी बातें कही थी
चिनारी विधानसभा में बहुत सारी संभावनाएं हैं और पहले से भी इंडस्ट्रियल एरिया रह चुका है। बहुत सारी फैक्ट्री जैसे बीपीसीएल बंद हो गया, आपको अमझोर में जो स्थापित था, आप देख लें अभी डालडा कंपनी जो सीमेंट फैक्ट्री चला रही है उसकी भी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो मुझे लगता है इस बजट से हम लोग को उम्मीद थी कि हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी दी जाएगी, लेकिन इस पर सरकार ने विचार नहीं की। तो हम खास करके मेरा मानना है कि हमारे चिनारी विधानसभा के लोग काफ़ी मर्माहत होंगे, क्योंकि उम्मीद जहाँ होती है वहाँ अगर उम्मीद पूरा नहीं होता है तो थोड़ी आदमी को सोचना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल से मांग करूँगा कि आगे जो बजट हो उसमें ज़रूर चिनारी विधानसभा के जो इंडस्ट्री जो पहले चला करते थे उसको चालू किया जाए, उस पर सरकार ध्यान दे। मेरा रहता है आखिरी सवाल रहेगा कि इस बार वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है और भी बहुत सारे स्टेट में चुनाव होने हैं, केरला वगैरह में, तो वहाँ मतलब नेशनल हाईवे बनाने के लिए आज बजट में लाया गया था कि वेस्ट बंगाल में नेशनल हाईवे बनेगा। तो क्या यह समझा जाए कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी का एक लॉलीपॉप दिया गया है वेस्ट बंगाल को? देखिए, मैं उतनी बड़ी बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बात आप किसी सांसद या विधायक से आप पूछते तो बेहतर होता। लेकिन स्वाभाविक है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे खास करके राजनेताओं और बहुत सारा वहाँ पे मतदाता को ये करने के लिए दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारा काम किया गया है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ओवरफ्लाई 4 लेन बहुत सारा काम चल रहा है। और उस पर अभी देख रहे हैं आप सासाराम से आरा तक 4 लेन का टेंडर भी हो गया। तो काम तो हो रहा है, लेकिन जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है। आज केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया इस वर्ष का। इस बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बजट तो सही मायने में सभी लोगों के लिए अच्छा आया है और हम समझते हैं कि कुछ जो हम लोगों ने देखा है बजट जो पेश हो रहा था उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो चर्चाएं हुई है उस बजट में, और आम जो पिछले दिनों जो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी अन्य कई योजनाओं के लिए, उस पर चर्चा हुई है। तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए ये बहुत अच्छी बजट है। इस सभी लोगों के लिए अच्छा है। सभी क्षेत्रों में जो पीछे से आगे से कार्य प्रारंभ थे उस पर भी इस पर प्रकाश डाला गया है। जो आगे भी कुछ करना है उसके लिए भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह बजट इस समय के मुताबिक ठीक है और सबके लिए अच्छा यह बजट है। इस बार के बजट में देखा गया कि केंद्र सरकार ने बिहार को एक अनदेखा किया है। ऐसा शायद इसलिए किया क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, तो केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि बिहार को देने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए बिहार बहुत सारे जहाँ स्टेट में चुनाव होने हैं जैसे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे केंद्र सरकार ने लॉलीपॉप के जैसा एक वहाँ पे हाईवे वगैरह का, जहाँ केरला तमिलनाडु में हाईवे वगैरह का वहाँ पे प्रोजेक्ट का अनाउंस किया, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ चुनाव है तो वहाँ के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था हुई है, क्योंकि यह स्टेट की सरकार का बजट पेश नहीं हुआ है। यह बजट देश की सरकार ने पेश की है और देश में किस स्टेट में कितनी क्या आवश्यकता हो सकती है, जो ज़रूरी चीज़ होता है जिस लोगों को अच्छा उसका लाभ मिल सके, तो उस तरह से बजट पेश किया जाता है। इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि वहाँ चुनाव है तो उसमें ज़्यादा कुछ दे दिया गया, यहाँ चुनाव नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिया गया। क्योंकि ये देश की सरकार ने बजट पेश की है, इसलिए सभी देशवासियों के लिए, सभी राज्यों के लोगों के लिए वो बजट होता है। और मैं समझता हूँ कि बजट सभी के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। कहीं कम कहीं ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा अनदेखी नहीं है कि इस राज्य में ज़्यादा कुछ मिल गया, इस राज्य को कम मिल गया। बिहार चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्री थे, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे और बहुत कुछ रोजगार मिलेंगे। लेकिन हमें रोहतास जिला के डालमिया नगर में जो इंडस्ट्री है उसको लेकर भी लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ इंडस्ट्री को लेकर कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला इस बार। निश्चित तौर पर यह बात कहना आपका सही है। डालमिया नगर का जो मुद्दा था पिछले बजट के समय भी कुछ लोगों ने, हम लोगों ने उम्मीद रखा था, लगाया था, लेकिन हम समझते हैं कि उस पर भी ध्यान है सरकार का, उस पर कुछ काम चल भी रहा है, कुछ बाकी है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में उसको भी किया जाएगा। और अन्य इंडस्ट्री या नौकरी वगैरह के सवाल पर जो अभी हमारे बिहार सरकार ने भी इस पर बहुत
आगे काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो पिछले चुनाव में जो वायदे किए गए थे, हमारी सरकार ने, हमारा नेता ने जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये इसके लिए आप लोग ध्यान रहिए, उस सारी चीज़ों पर काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन सभी चीज़ों पर जो भी वादे किए गए हैं, जो काम होना जरूरी है, उसको किया जाए। आज केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जो हैं अभी निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा संसद में इस साल का बजट पेश किया गया। इससे आपको क्या लगता है, इस बजट से आपको कैसा लगता है, कैसा है ये बजट आपके हिसाब से? ये बजट एक लॉलीपॉप है, दिखावा है। कहाँ बिहार के लिए तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। बिहार में एक इंडस्ट्रीज था डालमिया नगर, वो भी बंद हो गया। अभी तक ना यहाँ कोई इंडस्ट्रीज है, ना ही कुछ विकास का कार्य हो रहा है, ना ही यहाँ बेरोजगारी दूर हो रहा है। केंद्र सरकार ने चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी है सब कागज़ पे ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से और देश के आम लोगों के लिए, गरीब, किसान, मजदूर भाइयों के लिए यह बजट निराशाजनक है। अब बात ये आती है कि किस प्रकार से यह बजट निराशाजनक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, नहीं बदलाव किया है, परंतु कोविड की परेशानियों के बाद उसमें इनकम टैक्स स्लैब में इनको राहत देना चाहिए था केंद्र सरकार को। दूसरी चीज़ है कि मध्यम वर्गीय परिवार पर इन्होंने ज़बरदस्त चोट किया है। जितने भी रोज़मर्रा के सामान हैं, जितनी भी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल है, चार्जर है, इन्वर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी सामान हो जो कि रोज़ यूज़ करता है मध्यम वर्गीय परिवार, उन सभी की दामों में इजाफा हुआ है। किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए कोई विशेष करके कोई प्रावधान, कुछ बात ही नहीं की है गरीब, मजदूरों और मध्यम वर्गीय के लिए। अगर देखा जाए तो बजट ने क्या किया है, दो तीन चीज़ों पर आपका ध्यान लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात तो क्या कर रहे हैं ये कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनका ये लोग एफडीआई कर रहे हैं, जैसे LIC जैसे कंपनी का, BPCL, अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि HPCL और अन्य कंपनी जो कि नवरत्न रही हैं इस देश की कंपनियां, उनमें FDI, वो भी 74% तक का FDI निवेश करने जा रहे हैं ये लोग, तो उसका निजीकरण करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो जो सरकारी ज़मीन है, एक नया मुद्दा आया है। आप देखिएगा कि जो सरकार देख रही है कि मेरी ये सरकारी ज़मीन है, उसको भी बेचना चाहती है सरकार। तो उसको बेचकर किसको बेचना चाहती है सरकार? पूंजीपतियों के अलावा, मैं किसी का नाम नहीं, इसमें कोई पर्टिकुलर पूंजीपति की बात नहीं है कि फलाना पूंजीपति लेंगे या फलाना उद्योगपति लेंगे, लेकिन ज़मीन, सरकारी ज़मीन अगर बिकेगी तो कोई सर्वसाधारण का आदमी लेगा। सरकारी ज़मीनों को बेचने का प्रावधान, ये तो नए तरीके का एक अनूठा बजट में ये प्रावधान आ गया। इस तरह की बात तो कभी किसी सरकार ने, आज पूरे 75वें वर्ष में हमारा गणतंत्र प्रवेश करने जा रहा है, तो प्लैटिनम जुबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रावधान तो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया कि भाई सरकारी ज़मीनों को बेचेंगे और उससे सरकार पैसा जुटाएगी। क्या सरकार के पास इतने पैसे की कमी हो गई है? सरकार का वित्तीय घाटा जो है इस बार 6.8% नेगेटिव में है, मतलब 7% के लगभग में नेगेटिव में है हम लोग का वित्तीय घाटा। और जीडीपी जो है वो भी अभी फिलहाल कुछ समय तक अगर आप देखिएगा तो जो हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो आपको नेगेटिव में जा रहा था। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए पहले तो पब्लिक वेलफेयर का काम करती है सरकार। जब भी बजट ले आती है तो पब्लिक वेलफेयर में सोचती है, गरीब, उसके बाद मध्यम वर्गीय, फिर किसान, मजदूर, सबके लिए सोचना है। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे तो लगता है कि किसान के बजट में अब की बार, जितना मुझे बजट की जानकारी हुई है, 1,45,000 करोड़ का अब की बार मतलब रखा गया है प्रावधान, जो कि पिछले बार के बजट से कम है। कृषि के लिए जो प्रावधान रखा गया था 2 लाख करोड़ का, उससे बहुत कम है अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये बजट पूर्णतया निराशाजनक है।
पूंजीपतियों को लेकर ध्यान में रखते हुए, उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए सीआईआई और फिक्की के जो सदस्य हैं, जो उद्योगपति या पूंजीपति, उनके लिए ये बजट निर्धारित किया गया है। उनको और फ़ायदा देना, बैंक से जो उनके बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के लोन हैं, उस बैंक पे इन्होंने प्रावधान करके उसमें छूट देने की बात कही है इस बजट में। जो स्लैब में, इनकम टैक्स स्लैब में इनको छूट देनी चाहिए थी, वो छूट इन्होंने नहीं दी है। तो निश्चित तौर और किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं, मात्र देखिए किसानों को अगर मतलब जिनको सब्सिडी देना है, उसमें मात्र 30 लाख किसानों का इजाफा किया है इन्होंने एमएसपी में। एमएसपी के लिए जो एमएसपी रेट में है उसमें 30 लाख किसान और जोड़े गए हैं। इस देश की 130 करोड़ जनता में मुझे लगता है कि 70% से अधिक लोग किसान हैं। तो 70% में, और डीजल पेट्रोल पे जो सेस लगा दिया है, कृषि सेस लगाया है, इससे किसानों को तो फायदा है नहीं, परंतु जो गरीब लोग हैं, न्यूनतम मध्यम वर्गीय लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, इन पर ये चोट पहुंचाई गई है। 4 रुपये का डीजल पे सेस है और 2.5 रुपये का पेट्रोल पे सेस है प्रति लीटर। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बजट पूर्णतया निराशाजनक बजट है। और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिनको कि ये बेचने का प्रावधान करना चाह रहे हैं और उससे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बात और महत्वपूर्ण है, पहले क्या होता था कि सरकारें जीडीपी का 40% अपना रखती थी, कि जीडीपी जितना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा, उसमें उसका जो पैसा निकासी हो 40% तक हो। उससे पैसा, मतलब अगर कोई विकास का कार्य करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए 40% का निकासी हो। लेकिन अब इसको बढ़ा के इन लोगों ने 60% किया गया है, जो कि जीडीपी बेयर नहीं कर पाएगा। और निश्चित रूप से देखिएगा तो बाजार जो है वो इस चीज़ को पचा नहीं सकता है और बाजार गिर जाएगा इससे। एक और बात जो फाइनल बात है कि ये बजट कुछ राज्यों को देखकर, 4-5 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, ये सब 4 राज्य हैं। उन राज्यों को देखकर उन राज्यों को एलोकेशन दिया गया है, बाकी किसी भी अन्य किसी राज्य को ध्यान में रखा ही नहीं गया है। तो राज्य हितों को भी नहीं ध्यान में रखा गया है कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति से निकलने के बाद। और कोविड के लिए, कोविड का जो वैक्सीनेशन होना है, मात्र 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन्होंने रखा है, जबकि ये पूरा प्रक्रिया करीब करीब 2 साल का है। और मुझे लगता है कि इसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रावधान होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से ये बजट निराशाजनक बजट। तो क्या आपका ये कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप? सही बात है, पूरा लॉलीपॉप दिया हुआ है। एनएचआई की परियोजनाओं को घोषित किया गया है, उसमें 25,000 करोड़ रुपया खाली पूर्वोत्तर के, पश्चिम बंगाल के एक पोर्शन को, जो एकदम जो पूर्वोत्तर को पोर्शन टच करता है, सिलीगुड़ी हो गया और उधर से जाते हुए आसाम की तरफ जाता है, उस पोर्शन को, खाली उस पोर्शन में 25,000 करोड़ का निवेश दर्शाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। उसी तरह से तमिलनाडु और केरल को जो एनएचएआई की परियोजना के लिए पैसा दिया जाएगा, तो वो यही सोच के दिया जा रहा है इस समय, ये अंतिम समय में, जबकि 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सर आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुआ और यहाँ पर केंद्र सरकार के खुद प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वादे किए थे बिहार के लिए कि इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार यहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन हमारे जिला रोहतास में ही दरमियान अगर इंडस्ट्री लंबे समय से बंद है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार इस बजट में इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बिहार की तो हालत अगर देखा जाए, खास तौर से औद्योगिकरण के नाम पर देखा जाए या किसी अन्य नाम पर, तो जो बिहार में अभी सरकार है, भाजपा और जदयू की, एनडीए की जो सरकार है, उसकी इस 15 साल में नीतीश कुमार की कोई ऐसी नीति रही है कि जहां आपको ये महसूस हुआ हो कि किसी तरह का बाहरी निवेश इस प्रदेश में आ रहा हो? एक सुई का भी कारखाना खोल पाए हैं? या जो कारखाने हमारे यहाँ चल रहे थे, खासतौर से जैसे चीनी मिल या अन्य जो उद्योग चल रहे थे, हमारे यहाँ ही सीमेंट फैक्ट्री का एक उद्योग था, उसको सरकार ने डिसइन्वेस्ट करके उसको वो भी बिक गया। बीआईएफआर में जाने के बाद एक प्राइवेट कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया
डालमिया ग्रुप ने, लेकिन उसके बाद भी क्या हालात हैं, वो फैक्ट्री चल नहीं पा रही है। आप देख ही रहे हैं, अगल बगल में कहीं एक आध कुछ उद्योग लगे भी हैं तो उनकी भी हालत बहुत ख़राब है, चूँकि बिहार में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, न ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है, न कुछ मतलब कि उनको सुरक्षा के मायने में कहीं हेल्प मिल पाता है। तो प्रधानमंत्री जी तो इसके पहले वाले चुनाव में भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ की बोली लगा रहे थे प्रदेश की, इस पूरे प्रदेश की, और इस बार भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लॉलीपॉप की तरह मतलब देने की कोशिश की। लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद, सरकार फॉर्मेशन होने के बाद क्या उस पर अमल हुआ है? 1500 करोड़ रुपया भी बिहार को नहीं मिला है अभी तक। तो निश्चित रूप से ये तो मतलब जैसा कि पहले जुमलेबाजी करते थे प्रधानमंत्री जी, चुनाव में तो अक्सर उनकी जुमलेबाजी ही चलती है, और इसी जुमलेबाजी के बल पर पता नहीं किस प्रकार से लोगों को लोक लुभावन वादे करके और फंसाने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये तो जनता जवाब देगी इसका। और बिहार में तो अभी जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, इनके सरकार में इन लोगों के रहते हुए तो ये संभव ही नहीं है कि बिहार का औद्योगिकीकरण हो। निश्चित रूप से कोई आज तक, जब 15 साल में एक इन्वेस्टर नहीं आया, इनके यहाँ एक सुई की फैक्ट्री नहीं लग सकी, साइकिल फैक्ट्री के बारे में बात हो रही थी, साइकिल की फैक्ट्री नहीं लग सकी, तो आगे अब आप समझ ही सकते हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा। निश्चित तौर पे ये फेलियर है। डालमिया नगर उद्योग की आप बात कर रहे हैं, जो कि बंद पड़ा हुआ है बहुत समय से, उसके बारे में कोई एक्शन प्लान ही नहीं है न बिहार सरकार की तरफ से। देखिए, केंद्र सरकार बजट में निर्धारित तब तो करती जब बिहार सरकार कुछ एक्शन प्लान यहाँ से बनाकर भेजा होता बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार तो नींद में 2 महीना चुनाव में, 4 महीना चुनाव में रही, चुनाव में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद भी सोती रही, अपना कुंभकर्णी नींद में सोती रही, और कुछ भेजा ही नहीं उसने। कोई एक्शन प्लान बना के भेजा गया होता तब तो जाके कुछ धरातल पर नजर आता। आप कुछ मांगेंगे केंद्र से तभी तो आपको मिलेगा। तो नीतीश जी को इससे तो मतलब नहीं है, उनको सत्ता से चिपके रहने से, अपनी सत्ता कैसे बने रहे, अपने मुख्यमंत्री वो कैसे बने रहे, इसकी उनको ज़्यादा चिंता है, और अभी इसी को बचाने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी तो बिहार का भी बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होने वाला, और आप देखिएगा कि बड़ा हम लोग इसका पुरजोर मतलब कि इसमें हिस्सा लेते हुए इस चीज़ की पूरी कवायद हमारी रहेगी कि बिहार सरकार की विफलताओं को हम उजागर कर सकें और आगे उन्हें मजबूर कर सकें कि बिहार की बेहतरी के लिए वो कुछ कार्य करें। सुना रोहतास जिले के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इस बजट पे उन्होंने अपनी राय रखी। आपने एक तरफ देखा कि जहां सत्ता पक्ष के जो भी नेता थे उन्होंने इस बजट को जनता के लिए सार्थक बताया और बताया कि बजट काफी अच्छा और सराहनीय है, लेकिन वहीं जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने बताया कि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, और साथ साथ स्पष्ट रूप से सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जिस बजट में बिहार को अनदेखा केंद्र सरकार ने किया है, यानी कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।